प्यारे विद्यार्थियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज का अपना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग और समझने वाला है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा में जीवांश पदार्थ। 12th क्लास का एक सेकंड लेसन है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का। स्टार्ट करते हैं, बट ध्यान से देखना, सुनना। इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसको समझने से आसानी रहेगी और जल्दी याद हो जाएगा। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को शॉर्ट में अपन जगह जगह OM लिखा होगा, इस चीज़ को आप समझना। डेफिनेशन क्या है? रेजिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन सॉइल। रेजिड्यू ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन सॉइल नॉन एज सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। मृदा में जो भी वनस्पति तथा जंतुओं के अवशेष हैं उनको मृदा जीवांश पदार्थ कहते हैं। अब वनस्पति या प्लांट्स को अपन फ्लोरा भी बोलते हैं, इसको एनिमल्स को फुना भी बोलते हैं, फ्लोरा और फुना। कई बुक्स में ये वर्ड्स भी यूज किए गए हैं। इसका अर्थ है कि प्लांट्स में सभी प्लांट्स के पार्ट शामिल हैं। लीव्स हो सकती हैं, रूट्स हो सकती हैं। एनिमल्स में भी सभी तरह के एनिमल्स, माइक्रो और मैक्रो एनिमल्स जो सोइल में हैं, उन सभी को अपन कहेंगे सोइल ऑर्गेनिक मैटर। डेफिनेशन को ढंग से याद रखना है। दूसरा पॉइंट है, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था, कंपोनेंट ऑफ सोइल। मृदा के 4 मुख्य अवयव हैं। सबसे अधिक मात्रा में 45% मिनरल्स पाए जाते हैं, 5% है ऑर्गेनिक मैटर, 25% एयर एंड 25% वाटर। ये अपन ने पहले डिस्कस किया हुआ। तो जनरल मृदा में, सामान्य मृदा में 0.1 से लेकर 5% तक ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। ये आपको एक बार याद रखना है। याद ही है वैसे, ना तो आपने याद किया होगा। इसका मतलब है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा सॉइल में 5% तक होती है। ये अपन किस मृदा की बात कर रहे हैं? जो खनिज मृदा है, सामान्य मृदा है, यानी मिनरल सॉइल है, या जिसको अपन खेती करते हैं एरेबल सॉइल है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कभी कभी कई सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा 20 और 25 या इससे भी अधिक, मोर देन 20 या 25। अगर किसी सॉइल में 20 और 25 से अधिक ऑर्गेनिक मैटर है, वी कैन से उनको अपन ये कह सकते हैं वो कौन सी सॉइल है? ऑर्गेनिक सॉइल। उसकी चीज़ याद करना है। ऑर्गेनिक सॉइल किसको कहेंगे? जिस किसी मृदा में 20 या 25% से अधिक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है, वो सभी मृदाएँ ऑर्गेनिक सॉइल, कार्बनिक मृदाएँ कहलाती हैं। और इनको हिस्टोसॉल भी कहा जाता है, हिस्टोसॉल। तीसरा वर्ड्स आता है ह्यूमस। ह्यूमस ये समझने की कोशिश करना, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है सॉइल में, वो वेल डिकम्पोज्ड, अच्छी तरह से उसका विच्छेदन होने के बाद एक विशेष प्रकार का सब्सटेंसेस बनता है, पदार्थ बनता है, जिसका कलर डार्क ब्राउन एंड ब्लैक होता है। अमोर्फस कोलाइडल सब्सटेंसेस, उसको अपन कहते हैं ह्यूमस। दोबारा देखना एक बार। फॉर्म्ड बाय वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। फॉर्म्ड बाय वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, अच्छी तरह से डिकम्पोज हुए कार्बनिक पदार्थ से ये प्राप्त होता है। इसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ विशेषताएं, डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर एक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट कोलाइडल। कोलाइडल मीन्स है कि सस्पेंशन के रूप में होता है,
अगर इसको वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया जाए तो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनता, सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है। नॉन क्रिस्टलाइन है, नॉन क्रिस्टलाइन इस तरह का एक पदार्थ बनता है, उसको कहते हैं ह्यूमस। 3 पॉइंट आपको इस याद करने। पहला, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सभी के याद है, राइट। सेकंड, सामान्य मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा 5%, राइट। नेक्स्ट, जिस किसी मृदा में 20 या 25% से अधिक कार्बनिक पदार्थ है वो सभी सोयल ऑर्गेनिक सोयल कहलाता है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस क्या है? वेल डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट, कि ये सोइल में कहाँ से आता है ऑर्गेनिक पदार्थ, क्या सोर्स है इनके। तो एक हेडिंग डाला हुआ आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन। सोर्स ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर, सोर्स ऑफ सोयल ऑर्गेनिक मैटर। 2 ही सोर्सेज हैं, 2 ही सोर्स हैं। या तो क्या होंगे, प्लांट और इसके रेजिड्यू होंगे, या एनिमल्स होंगे। 2 ही सोर्स हैं, प्लांट एंड एनिमल। प्लांट में सभी तरह के प्लांट, ट्रीज, क्रॉप रेजिड्यू या ग्रीन मैन्यूरिंग, ग्रीन मैन्यूरिंग, इसको अपन हरी खाद कहते हैं। मृदा में जीवांश पदार्थ के क्या स्रोत हैं? मृदा में जीवांश पदार्थ के 2 ही स्रोत हैं, या तो पेड़ पौधे, पादप और या जंतु। तो ऊपर अपन डेफिनेशन में पढ़ा था, पेड़ पौधों के, जंतुओं के जो अवशेष हैं वो ही कार्बनिक पदार्थ, मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट देखो आप, सिंपली आपकी बुक्स में भी या और सभी बुक्स में भी एक सिंपली ऑर्गेनिक मैटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कई तरह के ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। अपने इस टॉपिक में अपने को वही ज़्यादा एम्फेसिस देना है जिसमें एन कंटेनिंग, यानी ऐसे कार्बनिक पदार्थ जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके प्लांट को अवेलेबल होता है। तो आप देखते हैं सोयल ऑर्गेनिक मैटर का क्या क्लासिफिकेशन है। 2 भागों में बांटा गया है। ऑर्गेनिक, इसको अपन कहते हैं कार्बनिक जीवांश पदार्थ। इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक जीवांश पदार्थ। जीवांश पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और अपन डिस्कस करने वाले हैं ज़्यादा ऑर्गेनिक पर। इनऑर्गेनिक के कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इस तरह के खनिज आते हैं इसमें, खनिज। ये ढंग से समझना है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिस किसी में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, यही इंपॉर्टेंट है अपने लिए। दूसरा कौन सा है? नॉन एन कंटेनिंग, नाइट्रोजन रहित कार्बनिक पदार्थ और नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ। हमारा नाइट्रोजन युक्त एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉन एन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें नाइट्रोजन नहीं है और जिसमें नाइट्रोजन है। और अपने को बार बार यही दिमाग में रखना है कि जिस किसी कंपाउंड में एन कंटेन है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके प्लांट को अवेलेबल होगा। जो भी कार्बनिक पदार्थ ऐड किया जाता है सॉइल में वो धीरे धीरे विच्छेदन होके पौधे को न्यूट्रिएंट उपलब्ध करवाता है। और इसीलिए अपने खेत में गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, मैन्योर्स अप्लाई करते हैं। तो अपन इसको भी जनरली याद रखना है। एन कंटेनिंग वाले को 2 भागों में बांटा गया है, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, जल में विलेय और जल में अविलेय। नाइट्रेट, अमोनियम, ये विशेष तौर से प्रोटीन, पेप्टाइड, ये ऐसा कैसा एक बार आप अपने बुक्स की हेल्प लेके आपको नोट्स बनाने हैं। बुक्स में पूरा दे रखा है। इसके अलावा ऐसे भी
नॉन नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल भी पाए जाते हैं जो जल में नहीं घुलते। एग्जाम्पल दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोज में सभी तरह के मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, स्टार्च, सेलुलोज, हेमोसेलुलोज, ये सभी तरह के कंपाउंड आते हैं। सुनना दोबारा, सिंपल शर्कराएं मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, इस तरह के ग्लूकोज, स्टार्च, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इस तरह के आते हैं। लिग्निन आता है, फैट्स आते हैं, लिपिड्स जिसको अपन कहा जाता है। इसको आपको एक ही वर्ड्स को याद करना, लिग्निन, एक ही चीज को ढंग से समझना है, लिग्निन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस लेसन से कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिस्ट डिकम्पोज या सबसे कम विच्छेदन होने वाला है। सबसे कम विच्छेदन किसका होता है? लिग्निन। ये जो आपको यहाँ पे दे रखा, स्लोली डिकम्पोज। अगर खनिज की बात करें, कम अपचय होने वाला खनिज क्वार्ट्ज। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर सॉइल में ये कहें ऐसा कौन सा मिनरल है जो वेरी स्लोली वेदर्ड, सबसे कम अपचय होने वाला है, सबसे कम अपचय होने वाला है, तो उसका एग्जाम्पल आएगा क्वार्ट्ज, सिलिका के ऑक्साइड्स, SiO2। अगर ये कहें कार्बनिक पदार्थ में सबसे कौन सा ऐसा यौगिक है, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे कम विच्छेदन होता है, उसका एग्जाम्पल आएगा लिग्निन। दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बहुत ही सिंपल थ्योरी का पोर्शन है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए, फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कार्बनिक पदार्थ को विच्छेदन में प्रभावित करते हैं। विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कार्बनिक कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं? वेरी सिंपल, नेचर एंड रेजिड्यू ऑफ प्लांट, किस प्रकार की प्रकृति है। ये बड़ा सिंपल, जो सिंपल शर्कराएं हैं, एकल शर्कराएं हैं, जैसे ग्लूकोज है, ये जल्दी डिकम्पोज होंगे। यानी कि प्लांट का ऐसा हिस्सा जो मुलायम है, सॉफ्ट हो, वो जल्दी विच्छेदन हो जाएगा, और ऐसा हिस्सा जो कठोर है, वाक्स है, लिग्निन है, फैट है, वो लेट होगा। इसमें टेम्परेचर वाला थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जनरली सभी रिएक्शन के लिए 30-35 डिग्री सेल्सियस तापमान ऑप्टिमम होता है, सुटेबल होता है। नेक्स्ट पीएच, ये जो भी प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस? डिकम्पोज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये पूरा डिकम्पोजर एक जीवाणु होते हैं, डिकम्पोज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उसके द्वारा संपन्न होता है। इसलिए उनको एक ऑप्टिमम पीएच रेंज भी चाहिए, और वो पीएच रेंज है न्यूट्रल, 6.5 से लेकर 7.5 पीएच वाले सभी जीवाणु एक्टिव रहेंगे। कौन से बैक्टीरिया, कौन से जीवाणु? जो विच्छेदन का कार्य करते हैं। और सोयल के अंदर एक ऑप्टिमम रेंज तक मॉइस्चर होना चाहिए, यानी उचित नमी हो। नमी कितनी है? 60 से लेकर 80%। तीन ही चीज़ें याद रखनी है। तापमान, दोबारा सुन लीजिए, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पीएच मान 6.5 से 7.5, मॉइस्चर 60 से लेकर 80%। ये डायरेक्टली प्रभावित करते हैं किसको? कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन को। और कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के बाद, आपको बताया था, कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन के बाद जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट बनता है उसको अपन क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं। और नेक्स्ट अपने को यही देखना है ह्यूमस क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको थोड़ा सा आसानी से समझ में आ जाए
इसलिए सिर्फ आपको उस पॉइंट पर ही ध्यान देना है। डेफिनेशन आपको पहले बता दी, ह्यूमस डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर होता है, कोलाइडल है, नॉन क्रिस्टलाइन है, अमोर्फस है, ये सभी उसकी प्रॉपर्टी या डेफिनेशन यही यहाँ डिस्कस किया गया है। अब प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस आपकी बुक्स में दो भागों में बांटा गया है, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल में नॉन क्रिस्टलाइन यानी कि क्रिस्टलाइन नहीं होता, क्ले का, सैंड का, सिल्ट का कोई भी छोटे छोटा पार्टिकल क्रिस्टलाइन होता, यानी उनका एक सही सीक्वेंस होता है, उनका एक सही सीक्वेंस होता है, क्रम होता है। लेकिन ये नॉन क्रिस्टलाइन है। और कैसी नेचर है इसकी? कोलाइडल प्रॉपर्टी, यानी कि जल के अंदर वास्तविक विलयन नहीं बनाता, इसको निलंबन कहते हैं, निलंबन की अवस्था में रहता है, सस्पेंशन के रूप में रहता है, यानी पानी के अंदर मिलाएंगे तो उसके पार्टिकल, किसके पार्टिकल? ह्यूमस के पार्टिकल्स उस बीकर में हैंगिंग टाइप लटकते हुए झूलते हुए रहेंगे, इसको कहा जाता है, इस तरह की प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है कोलाइडल प्रॉपर्टी। कोलाइडल प्रॉपर्टी। निगेटिव चार्जेस होता है, दो तरह के चार्जेस, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ह्यूमस में नेगेटिव चार्ज होते हैं। कॉम्प्लेक्स मैटर है, कई तरह के पदार्थों से मिलकर बना हुआ कॉम्प्लेक्स मैटर है। हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका गुण है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बार बार आपको समझा भी दिया, फिर भी। जल धारण क्षमता अलग से लिख के बता रहे हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण क्षमता किसी भी सॉइल की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है जल धारण क्षमता, यानी कि जो भी सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर समा के रखते हैं, रिटेन में रखते हैं, रिटेंशन पावर कह लेते हैं उसको। जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं, अभी अपन उसको ये चीज़ समझाई ह्यूमस के बारे में, और 10 मिनट बाद पूरी वॉश आउट, यानी एक भी पॉइंट को उन्होंने रिटेन नहीं किया, धारण नहीं किया, याद नहीं किया। ऐसे ही कहा जाता है कि जैसे ही सोइल में वाटर अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसे पोर होते हैं जो वाटर को नीचे जाने देते हैं, चला जाता है। अगर मान लीजिए ये पोर साइज है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये ऐसे ऐसे उसको डालेंगे तो कहाँ चला जाएगा। लेकिन ये मान लीजिए सपोज कीजिए ये दोनों पार्टिकल्स क्या हैं? सॉलिड पार्टिकल। ये सॉलिड पार्टिकल्स उस वाटर मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं, और इस तरह का जो वाटर है उसको कहा जाता है कैपिलरी वाटर, जो आपने 11th क्लास में थोड़ा पढ़ा होगा अगर याद करो। इस तरह के वाटर को ही कहा जाता है अवेलेबल वाटर। पौधों के लिए प्राप्य जल यही है, और इसी को अपन कहते हैं केसीय जल, जो बारीक छिद्रों में समाहित रहता है, होल्ड रहता है, और ये हर एक सोइल की, हर एक कार्बनिक पदार्थ की अलग अलग प्रॉपर्टी है। और सबसे अधिक प्रॉपर्टी किसकी है? हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ह्यूमस की। इसका अर्थ क्या होगा? जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज केमिकल्स हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है CEC। CEC का पूरा नाम है द विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, और इसकी यूनिट है, ये आपकी बुक्स में दे रखा होगा, सेंटीमोल पर केजी, यानी कि 100 to 300 सेंटीमोल पर केजी। इसको लर्न करना है, इसको ढंग से याद रखना है कि CEC की क्या यूनिट है, क्या इकाई है, किस में इसको डिनोट किया जाता है। तो सेंटीमोल पर केजी, सेंटीमोल पर केजी कितनी होती है? 100 से लेकर 300, सबसे अधिक किसी की होती है, सबसे अधिक किसी की होती है। अच्छी बफरिंग कैपेसिटी होगी, समझते हो बफरिंग कैपेसिटी?
सोइल के अंदर पीएच को कम या अधिक करने का प्रतिरोध करने वाली जो क्षमता होती है, दोबारा सुन लीजिएगा, सोइल के अंदर पीएच को कम या अधिक करने का प्रतिरोध होने की क्षमता, यानी कि तुरंत पीएच का चेंज नहीं होगा, उसका प्रतिरोध करेंगे, उसको कहा जाता है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। बफर का अर्थ है कि कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे, तुरंत पीएच कम ज़्यादा नहीं होगा। ये सबसे अधिक इसी की होती है, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस में दो ही तरह के प्रॉपर्टीज आपके बुक्स के अकॉर्डिंग हैं। फर्स्ट वन फिजिकल प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस कर ली, सेकंड वन एंड लास्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमस। इसमें इंपॉर्टेंट 3-4 प्रॉपर्टी हैं, CHC ज़्यादा है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, बफरिंग कैपेसिटी है, और जितने की ऑर्गेनिक एसिड पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, वो सभी ह्यूमस के द्वारा ही पाए जाते हैं। कार्बोक्सिल एक ग्रुप होता है, ह्यूमिक एक ग्रुप होता है, वो सभी सब्सटेंस इसमें पाए जाते हैं। और लास्ट में इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सॉइल प्रॉपर्टी। मृदा की जो प्रॉपर्टी है, मृदा की जो उर्वरता है, उस पर क्या प्रभाव डालते हैं कार्बनिक पदार्थ, अपने सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है उस पर क्या प्रभाव डालते हैं। ये जनरली जो प्रॉपर्टी अपन डिस्कस की वही प्रभाव इसमें डाले जाते हैं। जैसे सॉइल का स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, जिस किसी सॉइल में कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा है उसकी संरचना ठीक रहेगी। संरचना मीन्स सॉइल के पार्टिकल्स आपस में जुड़े रहेंगे, चिपके रहेंगे, समुच्चय के रूप में रहेंगे, एग्रीगेट बना रहेगा जिससे कि बिखरे नहीं। और ये कोई न कोई सीमेंटिक एजेंट होना चाहिए, स्टिकिंग, चिपकने वाला पदार्थ। और चिपकने वाला पदार्थ सॉइल के अंदर होता है कार्बनिक पदार्थ या ह्यूमस। कोई सेंट समझते हो आप, सैंडी सॉइल है, बालू रेत है, उसमें कार्बनिक पदार्थ ऐड करेंगे तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उसको वो आपस में एग्रीगेट के रूप में उसको बांध कर रखेगी, जिससे कि सॉइल का लॉस नहीं हो, हवा के साथ उड़ के नहीं जाए, पानी के साथ बह के नहीं जाए, और सभी तरह के गुण उसके अंदर प्रॉपर्ली मौजूद रहें। तो ये सॉइल स्ट्रक्चर कहा जाता है, मृदा की संरचना को सही बनाती। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अभी जो बात की कि सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको सही करते हैं। CC दनान विनयन क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल अभी डिस्कस किया कि उसमें प्रतिरोध करता कि इसका पीएच का तुरंत परिवर्तन नहीं हो, पीएच में चेंज नहीं आए। एरेशन के बारे में, कॉम्पैक्ट सॉइल है, काफ़ी कॉम्पैक्ट क्ले मिनरल्स है, चिकनी मृदाएं, उसके अंदर अगर कार्बनिक पदार्थ ऐड नहीं करेंगे तो एरेशन नहीं होगा, यानी वो इतनी कठोर होती हैं, इसलिए उसमें क्या करते हैं अपन, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं। ऐड करने से क्या हो जाता है, एरेशन आ जाता है। और नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करना या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मृदा की उर्वरता, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल या सॉइल फर्टिलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन में। यानी कि हर एक सॉइल की कैपेसिटी होती है कि प्लांट को प्रॉपरली न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करे, ये सॉइल की क्षमता होती है, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन अवेलेबल फॉर्म। यानी पौधे को जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं उनको प्राप्य रूप में उपलब्ध करवाने की क्षमता। अब आपको पता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट कितने हैं, 70 न्यूट्रिएंट हैं। उन 17 तत्वों को प्राप्य रूप समझते हो, अवेलेबल फॉर्म कौन सी है, एन प्लांट किस रूप में अवेलेबल लेता है, अपटेक करता है,
इसको बोलते हैं नाइट्रेट। इसका अर्थ क्या हुआ? पौधे को अगर नाइट्रोजन अवेलेबल होगा तो वो नाइट्रेट के रूप में होगा। अगर फास्फोरस की है P, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ P किस रूप में लेता है? H2PO4। इसका अर्थ हुआ कि पौधे को किस रूप में? प्राप्य रूप में मिले। दूसरा, बैलेंस अमाउंट, एक अप्रोप्रिएट अमाउंट के रूप में मिले, ऐसा नहीं कि एक तो ज़्यादा दे रहे हैं एक कम दे। और तीसरा, सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाएं। 3 पॉइंट आते हैं फर्टिलिटी में, सभी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए, यानी क्षमता है, कैपेसिटी ऑफ सोइल, मृदा की क्षमता है, किसको प्रोवाइड करेंगे? प्लांट को। क्या प्रोवाइड करना? एसेंशियल न्यूट्रिएंट। किस रूप में? अवेलेबल फॉर्म, अप्रोप्रिएट अमाउंट एंड बैलेंस। 3 पॉइंट आते हैं। अवेलेबल फॉर्म हो, प्राप्य रूप में, अप्रोप्रिएट अमाउंट के रूप में हो, और बैलेंस्ड का अर्थ होता है सभी संतुलित के रूप में, यानी सभी एन भी प्रोवाइड करे। एन का अर्थ क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस भी उपलब्ध हो, पोटेशियम भी मिले, सल्फर भी मिले, आयरन भी मिले, सभी प्रॉपरली अमाउंट में मिले और बैलेंस में मिले।